स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पुनीत क्लासेस में। दोस्तों ये शब्द एवं वाक्य रचना का पार्ट नंबर 3 है जो कि टेस्ट सीरीज है। ठीक है, टेस्ट का पार्ट 3 है वीडियो। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में आने की बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे पार्ट 3 को, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें भी आपको देख पाएंगे। जो ये प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है 75, ये क्वेश्चन वीडियो एग्जामिनेशन 2016 में पूछा गया है। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न इसमें लिया गया है और साथ ही में इसमें से ही ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलता है सभी एग्जामों में। तो चलिए लेट ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए आप क्या हो सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन है ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। ठीक है, इसके अर्थ के आधार पे वाक्य का भेद बताना है कि इसके अर्थ के आधार पे ये कौन सा वाक्य है, प्रश्नवाचक है, विस्मय आदि निर्देश या फिर इच्छावाचक है। तो आपको पढ़कर वाक्य पता हो रहा होगा कि ये इच्छावाचक है। ठीक है, इच्छावाचक मतलब कि मैं इच्छा किया जा रहा है इस वाक्य में कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, मतलब कि इच्छा कोई प्रकट कर रहा है अपना इच्छा। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है योग ऋण शब्द कौन सा है। तो आपको बताना है योग ऋण शब्द कौन सा है, क्योंकि जिसका तीसरा मतलब होता है। ठीक है, जैसे लंबोदर। ठीक है, तो ये लंबोदर योग ऋण शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इनमें से विकारी शब्द कौन सा है। मैंने बताया था विकारी कौन कौन सा शब्द होता है। ठीक है, तो देखिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। विकारी माता है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो हाथी एक संज्ञा है। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम आपको बताना है इसमें से कौन सा हो सकता है। तो निश्चय ये होता है, यह जो होता है वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जब हम लोग सर्वनाम चैप्टर पढ़ेंगे उसको बहुत अच्छा से समझेंगे कौन सा निश्चयवाचक होता है कौन सा अनिश्चय होता है। ठीक है, तो यह मतलब कि किसी भी तरह, मतलब कि कोई भी चीज़ को संकेत करके बताया जा रहा है, निश्चय होकर बताया जा रहा है कि यह, जैसे कि यह एक लड़का है, तो उस व्यक्ति को पता है कि यह लड़का है, तभी वो एकदम निश्चय होकर बता रहा है कि यह एक लड़का है। ठीक है, इसीलिए यह को निश्चयवाचक सर्वनाम बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। मैंने बहुत बार बताया आपको कृदंत या कृत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं। तो ये जुड़ते हैं क्रिया में। ठीक है, क्रिया में जुड़ते हैं कृदंत या कृत प्रत्यय। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाए। जो तद्धित प्रत्यय होता है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में जुड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है। एरा प्रत्यय का प्रयोग किस में नहीं हुआ है। तो देखिए धनेरा, तो इसमें एरा आ रहा है, आ ही रहा है। ममेरा इसमें भी आ रहा है, सबेरा इसमें भी एरा आ रहा है, यानी कि इसका इनमें से कोई नहीं ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सभी में है एरा, इसके लिए डी ऑप्शन सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है, मतलब कि कर्मवाच्य बताना है। ये किस चैप्टर में, इसमें से थोड़ा एडवांस हो गया है क्वेश्चन। ठीक है, इस चैप्टर का नहीं है, फिर भी आप इसको बताइए अगर पता है तो। देखिए किसी के द्वारा कोई चीज़ किया जाता है उसको कर्मवाचक में बोलते हैं। जब वाच्य पढ़ेंगे तो मैं आपको अच्छा से बताऊंगा। चिट्ठी भेजी गई। ठीक है, चिट्ठी भेज दिया गया है किसी के द्वारा। ठीक है, तो इसलिए ये कर्मवाच्य होता है। ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शब्दों के वर्गीकरण का आधार है। तो शब्दों का वर्गीकरण का क्या आधार होता है। तो ये सभी आधार होता है। ठीक है, यानी कि अर्थ भी आधार होता है, रचना भी और उद्गम भी, ये सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है। यानी कि पढ़ के आपको देखना है कि अप उपसर्ग किस शब्द में नहीं प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अपदान में अप नहीं, अप शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, और सभी में अप का प्रयोग किया गया है। ठीक है, मैंने ये भी बताया था कि उपसर्ग निकालने की बात किसी भी शब्द को पढ़ा जाता है, जो शेष बचता है उसका कोई सार्थक अर्थ भी होना चाहिए, तभी समझ में आएगा कि जो निकाला गया है वो सही है। ठीक है, देखिए अपदान,
ठीक है, अपादान हो गया है, अपदान रहता तो सही होता, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होता है। इसमें से देखिए निकालेंगे तो अपमान, तो मान का कोई अर्थ होता है, अपवाद, अब हटा देंगे तो वाद का भी, वाद विवाद का कोई अर्थ होता है, ठीक है। रोज का भी कोई अर्थ होता है, लेकिन पदान का कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए ये नहीं बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में ऋण शब्द कौन सा है। तो ऋण शब्द बताना है कि ऋण शब्द कौन सा है, तो आपको पता ही होगा कि कमल एक ऋण शब्द है, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्योंकि हम अपने दैनिक जीवन में फूल को पंकज नहीं बोलते हैं, ठीक है, जलज नहीं बोलते हैं, विद्यालय ऐसे नहीं बोलते हैं, ठीक है, विद्यालय अलग तरीके से लिखते हैं या फिर बोलते हैं, दैनिक जीवन में इसका प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन कमल को दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, इसीलिए ये ऋण शब्द कहलाएगा। इक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप होगा, मतलब कि सप्ताह में इक प्रत्यय लगाने के बाद चारों ऑप्शन में से कौन सा शब्द बनेगा, ठीक है। तो सप्ताह में इक लगाएंगे तो साप्ताहिक हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि साप्ताहिक कौन सा सही लिखा गया है, ठीक है, साप्ताहिक नहीं होगा, साप्ताहिक होगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। तो 85 का बी ऑप्शन करेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है, यानी कि आपको पढ़ के देखना है कि किस में प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। तो साफ शब्दों में दिखाई दे रहा है, गुणवान में हुआ ही है, ठीक है, दूजा में हुआ ही है प्रत्यय का प्रयोग, और इकहरा में हुआ ही है, दुबला में नहीं हुआ है, ठीक है, दुबला में कोई प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। चलिए नेक्स्ट की बात करें, 87, अभ्यागत शब्द में उपसर्ग बताना है, ठीक है। इस बार आपको उपसर्ग बताना है कि कौन सा होगा अभ्यागत में। तो अभ्यागत में मैंने बोला है कि आधा भ रहता है तो वो पूरा भ बन जाता है, ठीक है, तो अभी हो जाएगा, ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 19 शब्द में उपसर्ग है, तो 19 शब्द में कौन सा, देखिए इसमें न, इसको त्र जो पढ़ रहे हैं वो गलत है, ठीक है, त्र ऐसे होता है, ठीक है, यानी कि त्र ऐसे होता है, ठीक है, लेकिन इसमें ऐसे बनाया गया है, ठीक है। तो ये डबल न, जब आधा न और पूरा न ऐसे लिखते हैं तो इसी को न बोलते हैं, ठीक है, तो इसी को ऐसे लिख दिया जाता है हिंदी में। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। तो 19 शब्द में उपसर्ग बताना है, तो 19, ठीक है, तो 19 में हो जाएगा आपका उपसर्ग उन, ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 88 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि 89 है, विचार में इक प्रत्यय लगाने से बना शब्द, ठीक है, विचार में इक लगाएंगे तो क्या बनेगा, विचारिक, ठीक है। तो विचारिक कैसे लिखा जाता है, तो विचारिक नहीं लिखा जाता है, वैचारिक लिखा जाता है, ठीक है। विचार में इक प्रत्यय लगाएंगे तो वैचारिक हो जाएगा, डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, इसमें बताना है कि कौन सा वाक्य है, यानी कि अभी हम लोग ये नहीं पढ़े हुए हैं, अगर आपको पहले से पता है तो आप इसका आंसर दीजिएगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अगली वीडियो में या फिर आने वाली वीडियो में हम लोग इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको जब आता है, ठीक है, तथापि ऐसा ऐसा शब्द से जो दो वाक्य जुड़ते हैं तो इसको बोलते हैं मिश्रित वाक्य, यानी मिश्र वाक्य, ठीक है, मिश्रित वाक्य भी बोलते हैं, तो सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, लुटेरा में कौन सा प्रत्यय लगा है, चारों ऑप्शन में से बताना है आपको। लुटेरा, एरा आ रहा है लास्ट में, तो एरा शब्द, एरा का प्रत्यय लगा है, ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित पदों में कौन सा पद वाया प्रत्यय लगाने से बना है, ठीक है, बताना है कि वाया प्रत्यय किस में लगा है। देखिए रवैया, दवैया, बचैया, खवैया, सब तो में आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैंने बताया कि प्रत्यय हटाने के बाद शब्द का कोई अर्थ रहना चाहिए, ठीक है, तो अब सबको निकाल के देखेंगे, ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन आपको मालूम चलेगा कि ये बनाया गया है, ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है, यानी कि लालटेन शब्द कौन सा शब्द है। तो आपको पता होना चाहिए कि लालटेन जो शब्द होता है, लालटेन वो विदेशज शब्द होता है, लालटेन विदेशज शब्द है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आंशिक शब्द में प्रत्यय है, आंशिक शब्द में क्या प्रत्यय है, तो प्रत्यय लास्ट में लगता है, ठीक है। तो आंशिक शब्द में आपका प्रत्यय आता है इक, आंशिक, इक आ रहा है ना, इक, ठीक है, तो सिक नहीं होगा, इक,
क्योंकि ये स नहीं लेते हैं, हमेशा आपको ज़्यादातर स्वर ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इक हो जाता है, सी ऑप्शन इसका सही होता है। ज़्यादातर बोले हैं स्वर ही निकलता है। चलिए नेक्स्ट की बात करें, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। आपको बताना है चारों शब्द पढ़कर किस में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। तो 95 का आंसर क्या हो सकता है, देखिए तो 95 का हो जाएगा डी, ओढ़ना। ओढ़ना में कोई भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, तो डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। ये आपके सिलेबस से बाहर है, लेकिन फिर भी आपको पता है तो बताइएगा, ठीक है। जब एक कार्य पूरा हो जाता है कंप्लीट, दूसरा कार्य शुरू हो जाता है तो माना जाता है, ठीक है। तो काम समाप्त करो और जाओ, ठीक है, ये होता है संयुक्त। काम समाप्त हो जाएगा, फिर दूसरा जाने का काम है, तो ये काम समाप्त होने के बाद दूसरा काम शुरू होता है संयुक्त वाक्य में। तो ये ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करें, राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा। मैं घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है, ठीक है। इसमें ये जो वाक्य लिखा गया है, इसमें से बताना है कि जब घर जाऊंगा वो कौन सा वाक्य है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर हाई लेवल एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये होता है संज्ञा उपवाक्य, ठीक है। जब संज्ञा पढ़ेंगे तो अच्छा से इसको डिस्कस करेंगे। तो ये ऑप्शन इसके लिए अभी फिलहाल इतना जान लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है, काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है। काजू शब्द का बताना है कि संबंध किस भाषा से है। तो देखिए जो काजू शब्द होता है उसका संबंध होता है पुर्तगाल भाषा से, ठीक है। पुर्तगाली भाषा का शब्द है काजू, तो डी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि 99 नंबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है। नहीं है बताना है, यानी कि तुर्की भाषा का कौन सा शब्द नहीं है। तो देखिए पैगंबर हो गया, बेगम, चेचक, बारूद, तो सब है, लेकिन पैगंबर जो होता है, पैगंबर शब्द वो तुर्की भाषा का शब्द नहीं है, तो ये ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि 100 है, सुमित्रा में प्रत्यय होगा। सुमित्रा में कौन सा प्रत्यय होगा, देखिए इसको पढ़ेंगे, सुमित्रा, इत्रा रहा है, इत्रा, सुमित्रा, ठीक है। तो इसमें प्रत्यय बताना है, ठीक है। तो आप सोचेंगे इतरा, नहीं दोस्तों, इसमें आ रहा है आ, सुमित्रा आ रहा है ना लास्ट में, तो आ हो जाएगा, इतरा नहीं होगा। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सुमित्रा लास्ट में आ हो जा रहा है तो आ हो जाएगा इसका प्रत्यय। चलिए नेक्स्ट की बात करें, निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है। चलिए ये भी इससे मतलब कि आगे का क्वेश्चन है, मिश्र वाक्य नहीं है बताना है, ठीक है। देखिए तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। सी जो होता है वो मिश्र वाक्य नहीं है, इसमें वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है, इसमें ये मिश्र वाक्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट की बात करें, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपवर्ग है, ठीक है। उपवर्ग बताना है कौन सा उपवर्ग है बहिर्मुखी में, तो इसमें है बहिष, ठीक है। बहिर्मुखी में बहिष उपवर्ग है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो आपको बताना है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो ओढ़ना जो शब्द होता है, मैंने पीछे बताया आपके, ओढ़ना में उपसर्ग नहीं प्रयोग हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक पर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया गया है आपको, वीडियो के कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तीनों वीडियो हम लोग कंप्लीट किया इस चैप्टर का। अगला चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग शब्द रूप, मतलब कि शब्द में क्या क्या रूप हो सकते हैं, ठीक है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग पढ़ेंगे, ठीक है। वचन पढ़ेंगे, एक वचन बहुवचन शब्द कैसे बनते हैं, कैसे पहचान करते हैं, ठीक है। कारक भी थोड़ा बहुत जान लेंगे और उसका भी टेस्ट देंगे, ताकि हिंदी का एक अच्छा नॉलेज हम लोग को मिल सके, ताकि कोई भी एग्जाम को क्रैक करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।